हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 8 ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये हमारी फूड लॉ की क्लास नंबर 8 है। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करेंगे अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 6 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ से चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक के फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखो, एक तो हम थोड़ा सा लाइसेंसिंग के बारे में देखेंगे। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात करी गई है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। दूसरी यहाँ पर एफएसओ को लेकर के बात करी गई है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बताया गया, सॉरी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में बात करी गई है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर समझ में आएगा, उसको लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा? और आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या होता है, लाइसेंसिंग से ही रिलेटेड है। इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या होता है, वो कौन इशू करता है, जिसके बारे में आपको समझ में आएगा। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि जो इमरजेंसी केसेस अगर होते हैं, तो उस केस में इम्प्रूवमेंट नोटिस कैसे इशू किया जाता है और उसको कौन इशू कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास पे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर हम सेक्शंस को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जो सबसेक्शन की बात करेंगे, जैसे सबसेक्शन 1, 2, 3 करके दिए गए हैं, उन पे हम बात तो करेंगे। बात बहुत डिटेल में आपको एकदम सबसेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए। बस आपको एटलीस्ट एक बार आप सारी चीज़ें समझ लो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है फूड लॉ को लेकर के, जिससे आप समझ पाओगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर आपसे इंटरव्यू में कभी पूछा जाता है, अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है, अगर आपके सामने एक पर्टिकुलर सिचुएशन रख दी जाती है फूड सेफ्टी को लेकर के, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तभी आप रिजॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि रिजॉल्व कैसे करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर आपको उनका आइडिया है, तो यहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो उस केस में आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप अपना डिसीजन लोगे। तो आपको जो डिसीजन लेने हैं, वहाँ पर आपको फूड लॉ के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। तो जब तक आपको फूड लॉ नहीं पता होगा, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो मल्टीपल सिचुएशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, एटलीस्ट आपको एक बार पता होना चाहिए। बाकी सेक्शंस आपको इतना ज़्यादा याद है नहीं याद है, इससे मतलब नहीं है, बट आपको ओवरऑल एक आइडिया रहना चाहिए। आप जब इन चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपके माइंड में एक चीज़ें चलेंगी, जिससे आप अपना एक फाउंडेशन बना पाओगे, उसके ऊपर चीज़ें आप और आगे समझ पाओगे, जिससे आपको आगे की चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, तो चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है वो कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्ट है, इसके इन्फोर्समेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, वो है हमारा इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, उनका इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, उनको एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना ही क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट बोलते हैं। और ये करता कौन है? ये करेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो यहाँ पर एक की ऑफिसर है जिसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर एक होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर से ऊपर जो रूल करेगा वो होगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट हम बोलते हैं उसको, तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा। ठीक है, अब कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी रिपोर्ट करेगा किसको? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? एफएसएसएआई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये रेगुलेशंस बनाए जाएंगे एफएसएसएआई के द्वारा, उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको डिलीवर करेंगे? जो भी गाइडलाइंस होगी, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी किसको करेंगे? डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। डेजिग्नेटेड ऑफिसर फाइनली है जो एफएसओ को बोलेंगे, और एफएसओ उनको एग्जीक्यूट करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो ये इन्फोर्समेंट जो होता है वो ऐसे चलता है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि एक हायर अथॉरिटी से एक लोअर तक, नीचे तक कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो मेजर ऑफिसर होते हैं, इन सभी के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 29 से सेक्शन नंबर 42 तक हम कवर करेंगे। इतने सेक्शन हमको पढ़ने हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, हम कह सकते हैं अदर के कंपैरिजन में। सेक्शन नंबर 29 जो हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। अब ये जो इन्फोर्समेंट है, इस इन्फोर्समेंट के लिए कौन कौन सी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 30 बोलता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। तो हर एक स्टेट में एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 31 बोलता है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस के लेकर के बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 32 में इम्प्रूवमेंट नोटिस को लेकर के। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 29 से 32 तक। उसके बाद में सेक्शन नंबर 33 में हम प्रोहिबिशन ऑर्डर के बारे में देखेंगे। देखो, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट कर देना। प्रोहिबिट का मतलब हिंदी में होता है निषेध, यानी कि किसी भी चीज़ पे रोक लगा देना कुछ टाइम के लिए, हम उसको बोलते हैं प्रोहिबिट कर देना। और उसको कैसे करते हैं, एक प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू कर दिया जाता है और उसको रोक दिया जाता है, यानी कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड के मूवमेंट को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल, परचेज, सारी चीज़ों को स्टॉप कर देना, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है। सेक्शन नंबर 34 में हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन नोटिस एंड ऑर्डर के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन नंबर 35 में हम देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग। अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो उसको लेकर के गवर्नमेंट को या फिर फूड अथॉरिटी को इसको इन्फॉर्म करना होता है, फूड पॉइजनिंग को लेकर के एक नोटिफिकेशन इशू करना होता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में। फिर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर। और उसके बाद में 38 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 38 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में फूड सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है एज पर लॉ। उसके बाद में पावर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 38 में। फिर सेक्शन नंबर 39 में हम देखेंगे लायबिलिटीज ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। फूड सेफ्टी ऑफिसर को हालांकि कुछ पावर्स दी गई हैं, बट फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ लायबिलिटीज हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर 40 कहेगा परचेजर मे हैव फूड एनालाइज। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो, जो परचेजर होता है वो भी फूड की एनालिसिस, फूड को एनालाइज करा सकता है, उस बारे में हम देखेंगे। सेक्शन नंबर 41 यहाँ पर पावर ऑफ सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है। यानी कि पावर ऑफ सर्च और ये जो सीज करने की पावर होती है, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स होती है, प्रोसिक्यूशन करने की पावर होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सेक्शन नंबर 42 हमें बताएगा प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि ऑफिशियल, इसमें हम क्या करते हैं, देखो, किसी भी पर्सन को अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है या फिर हम कह सकते हैं कि उसने कोई क्राइम किया है, कोई भी गलत काम किया है, उसको कोर्ट के अंदर ऑफिशियली चार्ज करने का एक प्रोसीजर होता है। अदालत में उसको, उसके ऊपर चार्ज इम्पोज करने का जो प्रोसीजर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन क्या होगा एज पर लॉ, इसको हम पर्टिकुलर इस क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेक्शंस हैं जिनको हम इस क्लास में कवर करेंगे, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है सेक्शन नंबर 29, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 7 का ये पहला सेक्शन है, जिसका यहाँ पर लिखा गया है अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 29 में सब सेक्शन नंबर 1, 2, 3 तीन सब सेक्शन है। तो यहाँ पर तीन सब सेक्शन में क्या क्या मेंशन किया गया है, द फूड अथॉरिटी एंड द, यहाँ पर देखो, जब फूड अथॉरिटी की बात होती है तो आपके माइंड में आना चाहिए FSSAI की बात हो रही है, एंड द स्टेट फूड अथॉरिटी, यानी कि स्टेट फूड अथॉरिटीज, जितने भी स्टेट हैं उन सब की फूड अथॉरिटीज, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में हो, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में हो, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में हो, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में फूड अथॉरिटी, तो उन सभी स्टेट फूड अथॉरिटी की बात हो रही है, या फिर वो महाराष्ट्र की फूड अथॉरिटी हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की फूड अथॉरिटी हो, उसके बारे में बात हो रही है। यानी कि FSSAI, इसके साथ में स्टेट फूड अथॉरिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट,
यानी कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको इन्फोर्स करना, उनको एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? फूड अथॉरिटी एफएसएसएआई की, स्टेट फूड अथॉरिटी, हर एक स्टेट की फूड अथॉरिटी की, ठीक है। उसके बाद में द फूड अथॉरिटी एंड द स्टेट फूड अथॉरिटीज शैल मॉनिटर, वो मॉनिटर करेंगी and verify that the relevant requirement of law or are fulfilled by the food business operator at all stages of food businesses। यानी कि जो फूड अथॉरिटी एफएसएसएआई और स्टेट फूड अथॉरिटी ये मॉनिटर करेंगे, ये निगरानी रखेंगे, ये चेक करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कि जो भी रिलेवेंट रिक्वायरमेंट है फूड लॉ की, यानी कि फूड लॉ में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको फुलफिल किया गया है, नहीं किया गया है फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा ऑल स्टेजेस ऑफ फूड बिजनेस में। फूड बिजनेस की जो भी स्टेजेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, स्टोर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंपोर्ट हो, कुछ भी हो, उन सभी पॉइंट पे, उन सभी स्टेजेस पे इसको फुलफिल किया गया है, नहीं किया गया, ये किसकी जिम्मेदारी है? फूड अथॉरिटी की और स्टेट फूड अथॉरिटी की। उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया, द अथॉरिटीज शैल मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल। जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, यानी कि फूड अथॉरिटी या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी शैल मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड अदर एक्टिविटीज़, एंड उसके साथ ही साथ अप्रोप्रिएट टू द सर्कमटेंसेस इंक्लूडिंग पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन फूड सेफ्टी एंड रिस्क, food safety surveillance and other monitoring activities covering all stages of food businesses। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर और एक्सप्लेन करके ये बताया गया है कि जो फूड अथॉरिटी है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनके पास में मेंटेन अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करने का एक पूरा सिस्टम को वो मेंटेन करके रखेंगे। कहने का मतलब है पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम बना करके रखेंगे, एंड एक्टिविटीज एज अप्रोप्रिएट टू द सर्कमटेंसेस। यानी कि मान लेते हैं कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर हेल्थ रिस्क देखने को मिलता है, तो उस केस में इसको लेकर के कैसे वो पब्लिक के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी पब्लिक होती है उसको यहाँ पर इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, हमारी जो पब्लिक होती है उसको इन्फॉर्म करना होता है इन रिस्क को लेकर के, तो ये सब किसका काम है? फूड अथॉरिटी का काम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जैसे फूड सेफ्टी सर्विलांस वगैरह, फूड सेफ्टी को लेकर के एक निगरानी रखना एंड मॉनिटर करना एक्टिविटीज़ को कवरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ फूड बिजनेस। ठीक है, तो सारी एक्टिविटी को एक तरीके से मॉनिटर करना, ये सब फूड अथॉरिटी के काम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 4th पॉइंट में है द फूड सेफ्टी ऑफिसर। देखो यहाँ पर नाम आया, द फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट विद इन देयर एरिया द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ना, उसके अपने अपने जुरिसडिक्शन होते हैं, अपने अपने एरिया होते हैं। हर एरिया के जब आप देखोगे तो अलग अलग फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा? सेल्फ इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट विद इन देयर एरिया। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एरिया होगा वो अपने एरिया में जो भी एक्ट के प्रोविजंस है उनको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में आगे क्या मेंशन किया गया है? द रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। यहाँ पर देखो बात हो रही है कि द रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट शैल स्पेसिफाई, ठीक है, विच ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर आर टू इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट दैम। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट शैल स्पेसिफाई, इस एक्ट के अंडर में नंबर ऑफ रेगुलेशंस जो भी बनेंगे, ये एक्ट में पहले ये बात लिखी गई थी। आज के टाइम पे आप देखोगे आपको 2011 2018 के नाम से नंबर ऑफ रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एफएसएसएआई ने बनाए हैं। तो यहाँ पर वही मेंशन किया जा रहा है कि जो रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, जो रेगुलेशन इस एक्ट के अंडर में होंगे वो स्पेसिफाई करेंगे कि विच ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर आर टू इन्फोर्स एंड एक्सिक्यूट देम। यानी कि जो कौन फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपको पता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया होंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे। तो यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक बात हो रही है कि कौन सा फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन से रेगुलेशन को किस पर्टिकुलर प्लेस में किस तरीके से इम्पोज करेगा या फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा या फिर इन्फोर्स करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विच ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर आर टू इन्फोर्स एंड एग्जीक्यूट देम either generally or in relation to case of particular description or particular area, and any such regulation or order be provided for the giving of assistance and information by the authority concerned in the administration of the regulation or order or any provision of this act to any other authority so concerned for the purpose of their respective duties under them। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि इस रेगुलेशन में मेंशन किया जाएगा, जो भी रेगुलेशन होगा वो इस बात को स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा फूड सेफ्टी ऑफिसर किस तरीके से या फिर जनरली या फिर किसी स्पेशल टाइप ऑफ केस में इन रिलेशन टू द केस ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन किस तरीके से किसी भी आर्टिकल ऑफ किसी भी एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट में जो रेगुलेशन किसी भी रेगुलेशन में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको किस तरीके से और कौन फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको इन्फोर्स या एग्जीक्यूट करेगा किस पर्टिकुलर एरिया में। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी असिस्टेंस चाहिए होगा, वो सब एक पर्टिकुलर रेगुलेशन में लिखा होगा और वहाँ पर जो भी अदर ऑफिसर्स हैं या फिर चाहे डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो, चाहे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो या फिर जो फूड अथॉरिटी है, वो यहाँ पर क्या करेगी, एक तरीके से इसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आपस में शेयर करेंगे और जिससे एक अच्छे लेवल के पे जा करके इन सभी प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कहने का मतलब यही है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा उसकी जो एक्चुअल ड्यूटी होगी उसको रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 में द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात हो रही है। द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द सेम पावर as are conferred on the food safety officer and follow the same procedure specified in this act। ठीक है, तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा, ठीक है, उसके साथ ही साथ डेजिग्नेटर ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, सेल एक्सरसाइज द सेम पावर, जो सेम पावर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर को प्रोवाइड करी गई है वो सेम पावर को वो एक्सरसाइज करेगा और वो एक्सरसाइज कर सकता है। और साथ ही साथ जो भी प्रोसीजर मेंशन किया गया है, जो भी प्रोसीजर स्पेसिफाइड किया गया है इस एक्ट के द्वारा पर्टिकुलर रेगुलेशन में, उनको ये फॉलो करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो भी पावर से उनको एक्सरसाइज करे, चाहे डेजिग्नेटेड ऑफिसर, चाहे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, सभी को जो रेगुलेशन में जो बातें लिखी गई है, जो प्रोसीजर मेंशन किया गया है, उसको यहाँ पर क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में भी यही बात हो रही थी कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा वो जो भी प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स या फिर एग्जीक्यूट करेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा कि कैसे आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, वो सब रेगुलेशन में मेंशन किया जाएगा और वही बात नीचे भी लिखी जा रही है। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके सामने सेक्शन नंबर 30 है जिसमें कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हर एक स्टेट में एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर देखो बात सीखी जा रही है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन अपॉइंट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी फॉर द स्टेट फॉर इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड अदर रिक्वायरमेंट लेड डाउन अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगी फॉर द इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, यानी कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी रूल्स या फिर रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनकी इफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस ऑफिसर को, मतलब कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शंस दिए गए हैं इन सभी फंक्शंस को कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी परफॉर्म कर सकता है या फिर इनमें से किसी भी फंक्शन को वो परफॉर्म कर सकता है। वो कौन कौन से फंक्शन हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये है कि प्रोहिबिट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल एंड एनी आर्टिकल ऑफ फूड आइदर इन द whole of the state or any area or part of thereof for such period not exceeding 1 year। ठीक है, not exceeding 1 year as may be specified in the order notified in the behalf of the official gazette। ठीक है, तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की क्या यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी कि किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड से रिलेटेड जो बिजनेस हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी स्टोरेज और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके सेल को लेकर के किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, यानी कि उसको रोक सकता है, उसके मूवमेंट को स्टॉप कर सकता है, उस टाइम के लिए उसको क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको वो रोक सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, कुछ टाइम के लिए बैन कर सकता है, निषेध कर सकता है। ठीक है,
उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी कर सकता है या फिर किसी इस पर्टिकुलर एरिया यानी कि किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर रीजन है उसमें कर सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो इसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं कर सकता है। और एज मे बी स्पेसिफाइड द ऑर्डर नोटिफाइड द इन दिस बिहाफ इन द गैजेट, ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू इसको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद में कैरी आउट सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरर processing of food in the state to find out compliance by such unit of the standards notified by the food authority for various article of food। यानी कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वो कैरी आउट सर्वे, वो सर्वे कैरी आउट करेगा। जब सर्वे का मतलब यही होता है, जब हम सर्वे कैरी आउट करते हैं तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें एक डेटा मिलता है। ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट का सर्वे कंडक्ट कराएगा, इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ फूड को लेकर के इन द स्टेट टू फाइंड आउट कंप्लायंस बाय सच यूनिट। यानी कि अपने स्टेट में वो क्या करेगा, एक सर्वे कंडक्ट कराएगा जिससे उसे इंफॉर्मेशन मिल सके और सच यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल सके। उसके बाद में कंडक्ट और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराएगा जिससे क्या होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पर्सोनल ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होता है उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस होगा, उसके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। तो पर्सोनल का मतलब यही है कि वहाँ पर जो भी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉय होंगे, काम करेंगे उसके ऑफिस में, उस उनके लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएगा जिससे उनको फूड सेफ्टी के बारे में नॉलेज हो सके ऑन अ वाइडर स्केल, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ फूड चेन फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे उन्हें फूड सेफ्टी को लेकर के वो अवेयर हो सके। उसके बाद में देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर डी में मेंशन है कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा वो इंश्योर एंड इफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। वो इंश्योर करेगा इफिशिएंट और यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करेगा एंड अदर रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड एंड ऑल्सो इंश्योर, और क्या इंश्योर करेगा इसके साथ ही साथ, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको लेकर के ये इंश्योर करेगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब हो गया निष्पक्षतावाद, ठीक है। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, प्रैक्टिसिबिलिटी एक व्यवहारिता की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई यहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे कि किसी भी तरीके की हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स पे लेकर के ये क्या करेगा, इन सभी को इंश्योर करेगा। ये किसका एक तरीके से फंक्शन होगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का। उसके बाद में पॉइंट नंबर ई मेंशन किया गया, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ ही साथ इसका फंक्शन ये भी होगा कि ये सैंक्शन करेगा प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस, तो अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई ऑफेंस करता है तो उसको लेकर के अगर उसके अगेंस्ट कोई चार्ज लगाना है, कोई लीगल चार्ज इम्पोज करना है, ऑफिशियली कोई लीगल चार्ज इम्पोज करना है उसके अगेंस्ट, तो उसके लिए यहाँ पर जो सैंक्शन होगा प्रोसिक्यूशन को लेकर के कौन सैंक्शन करेगा, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी करेगा, ठीक है। उसके बाद में सच अदर फंक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द फूड अथॉरिटी। उसके बाद में कुछ और फंक्शंस भी हो सकते हैं, अगर स्टेट फूड अथॉरिटी सेंट्रल फूड अथॉरिटी के साथ में कंसर्न करेगी तो उसके बाद में भी अगर कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पर इसको असाइन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, लास्ट में जो पॉइंट नंबर 3 है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी may by order delegate subject to such condition and restriction as may be specified in order such of his power function and under this act, except the power appoints designated officer, food safety officer and food analyst as may deemed necessary or expedient to any officer subordinate to him, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होगा वो बाई ऑर्डर delegate subject to such condition and restriction as may be specified in order such of the power and function। यानी कि जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है वो अपनी पावर और जो फंक्शंस हैं उनको ट्रांसफर भी कर सकता है, उनको डेलीगेट भी कर सकता है बाय ऑर्डर, ठीक है। एक्सेप्ट द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास में एक पावर और होती है कि वो अपॉइंटमेंट करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, फूड एनालिस्ट का।
इसको छोड़ करके जो बाकी की जो पावर्स या फिर जो फंक्शंस हैं वो इसको क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफर कर सकता है, किसी को सौंप सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 क्या है? तो सेक्शन नंबर 31 में मेंशन किया गया है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस को लेकर के क्या बात लिखी जा रही है कि नो पर्सन शैल कमेंस और कैरी ऑन एनी फूड बिजनेस एक्सेप्ट अंडर अ लाइसेंस। यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है विदाउट लाइसेंस, ठीक है। तो नो पर्सन सेल कमेंस और कैरी ऑन, ना ही स्टार्ट कर सकता है ना ही जारी रख सकता है किसी भी तरीके का फूड बिजनेस जब तक उसके पास में फूड लाइसेंस नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा गया है, ठीक है, उसके बारे में क्या मेंशन किया गया है। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ पिटी मैन्युफैक्चर। यानी कि जो भी सेक्शन 1 में लिखा गया है, सबसेक्शन 1 में जो लाइन लिखी गई है कि ना कोई भी पर्सन जिसके पास में अगर फूड बिजनेस को लेकर के लाइसेंस नहीं है तो वो बिजनेस को रन नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर लिखा गया नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ पिटी मैन्युफैक्चर, यानी कि किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। शैल अप्लाई टू अ पिटी मैन्युफैक्चरर हु हिमसेल्फ मैन्युफैक्चरर और सेल एनी आर्टिकल ऑफ फूड, और पीटी रिटेलर हो सकता है, हॉकर हो सकता है। उसके साथ ही साथ आप लिखोगे इटिनरेंट हो सकता है, वेंडर और टेम्परेरी स्टॉल होल्डर, या फिर स्मॉल स्केल और कॉटेज और सच अदर इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड बिजनेसेस और टिनी फूड बिजनेस ऑपरेटर, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। बट दे शैन register themselves with such authority and in such manner as may be specified by regulation without prejudice to the availability of safe and wholesome food for human consumption or affecting the interest of the consumer, ठीक है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो फूड लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसको हम डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेट कर देते हैं। हो सकता है आपको इसको पढ़ के आपको लग रहा हो कि इसका मतलब कुछ और है, बट इसका मतलब ये है कि पहली बात तो नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 की यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो भी सबसेक्शन 1 में लिखा गया है वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स के लिए माना नहीं जाएगा। किन के लिए नहीं माना जाएगा? जो पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जो हॉकर्स हैं, रिटेलर्स हैं, या फिर जो छोटे वेंडर्स हैं जो फिर टेम्परेरी अपनी स्टॉल लगाते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी बात यहाँ पर हो रही है। बट यहाँ पर ये लिखा गया बट दे शैल रजिस्टर देमसेल्फ विद द सच अथॉरिटी। बट इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बट इनको खुद को फूड अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर कराना होगा। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, सिंपल एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसको इनको लेना होगा। एंड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए। उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पर विदाउट प्रेजुडिस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड, यानी कि प्रेजुडिस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ का यहाँ का मतलब ये है कि एक्ट में जो भी प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको लॉ में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। हालांकि आपको यहाँ पर लाइसेंस नहीं लेना है, बट आपको सिंपल एक रजिस्ट्रेशन लेना है, बट आपको लॉ के जो भी प्रोविजंस है उनको यहाँ पर कॉन्ट्रावेंस नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको सेफ एंड होलसम फूड को लेकर के ध्यान रखना है, ह्यूमन कंजम्पशन को लेकर के, और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि और ये छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर ये है कि जिनका 12 लाख से कम टर्नओवर होगा 1 साल का, उनको हम इस कैटेगरी में डालेंगे और उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है कि एनी पर्सन desirous to commence or carry on any food business shall make an application for grant of a license to designated officer in such manner containing such particulars and fees may be specified by the regulation। यानी कि जो भी पर्सन है जिसकी अगर उसकी इच्छा है किसी भी फूड बिजनेस को स्टार्ट करने की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फूड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक मेक एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा किसके पास में, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। और उसके साथ ही साथ जो भी फीस जो है इस रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई करी गई होगी, उस फीस के साथ में इस एप्लीकेशन को ये सबमिट करेगा। बस इस पॉइंट का यही मतलब है।
उसके बाद में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 में आइदर ग्रांट द लाइसेंस। यहाँ पर आप समझना, हमने पीछे सबसेक्शन 3 पढ़ा। सबसेक्शन 3 में ये बोला गया है कि जिसको भी फूड बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा है वो क्या करेगा, लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन को सबमिट करेगा। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन को सबमिट करेगा, जो भी फीस होगी उसके साथ में एप्लीकेशन को सबमिट करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में। उसी के बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है कि द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 may either grant the license or after giving the application an opportunity of being heard and for the result to be recorded in writing refuse to grant a license। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो क्या करेगा, या तो उस लाइसेंस के लिए उसको परमिशन दे देगा, उसके बाद में या तो क्या करेगा, आफ्टर गिविंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, यानी कि अगर वो उसको मना करता है कि लाइसेंस देने से, उससे पहले वो क्या करेगा, जो एप्लीकेंट होगा जिसने एप्लीकेशन सबमिट किया गया होगा उसको एक बार बोलने का मौका देगा, उसकी बात सुनने का एक बार उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। बट उसके बाद भी एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इट, अगर उसके बाद भी उसको लगता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कि ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन की हेल्थ है उसको लेकर के अगर उसको कोई थ्रेट लगता है, उसको लगता है कि अगर ये बिजनेस करेगा इस केस में तो इसकी वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल सकता है कंज्यूमर की हेल्थ को लेकर के, तो वहां पर वो क्या करेगा, उस रीजन को रिकॉर्डेड इन राइटिंग में लिखेगा और इसके साथ ही साथ वो उसको रिफ्यूज कर देगा, लाइसेंस देने से मना कर देगा टू एनी एप्लीकेंट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी so to do in the interest of the public health and shall make available to the applicant a copy of order। और उसके साथ ही साथ जो ऑर्डर की कॉपी होगी, जो रिटन में मना करेगा, रिटन में जो लाइसेंस देने से मना करेगा, उसको इशू करने से मना करेगा, जो उसकी एक कॉपी होगी वो एप्लीकेंट को भी भेज देगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे देखो एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इफ अ लाइसेंस इज नॉट इशू विद इन 2 मंथ। देखो अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास में एप्लीकेशन सबमिट करता है, बट डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसका कोई जवाब नहीं देता है, ना ही उसको रिप्लाई देता है और ना ही उस लाइसेंस को इशू करता है, ना ही उसको लेकर के रिजेक्ट भी नहीं करता है, कुछ भी अगर कोई जवाब नहीं होता आता है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट इफ अ लाइसेंस इज नॉट इशू अंडर विद इन 2 मंथ, अगर 2 मंथ के भीतर इसको इशू नहीं किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, यानी कि जिस जिस डेट को एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा उस डेट से 2 महीने के अंदर कोई अगर लाइसेंस को इशू नहीं करता है और हिज एप्लीकेशन इज नॉट रिजेक्टेड, ना ही रिजेक्ट किया जाता है ना ही एक्सेप्ट किया जाता है, उस केस में जो एप्लीकेंट मे स्टार्ट हिज फूड बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड एंड इन सच केस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और डेजिग्नेटेड ऑफिसर उस केस में जो लाइसेंस देने से मना नहीं कर सकता है, शैल नॉट रिफ्यूज टू इशू अ लाइसेंस। बट अगर उसको कुछ लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं है, अगर ये बिजनेस को रन करेगा तो कुछ ना कुछ पब्लिक हेल्थ को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू कर सकता है अंडर द सेक्शन 32। इसके बारे में आके हम देखेंगे। एवरी लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एंड सब्जेक्टेड टू सच कंडीशन एज बी, यानी कि जो भी लाइसेंस होगा, एवरी लाइसेंस शैल बी इन सच फॉर्म एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मी, यानी कि जो भी कंडीशंस स्पेसिफाई करी जाएंगी रेगुलेशन के द्वारा उसके अकॉर्डिंग सारे लाइसेंस होंगे। अ सिंगल लाइसेंस में बी इशू बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर फॉर 1 और मोर आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि जो सिंगल लाइसेंस है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा इशू किया जा सकता है किसी सिंगल आर्टिकल ऑफ फूड के लिए या फिर मल्टीपल आर्टिकल ऑफ फूड के लिए, साथ ही साथ एंड ऑल्सो फॉर द डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेमाइसेस इन द सेम एरिया, अगर सेम एरिया है उस सेम एरिया में आपको डिफरेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है एक सेम प्लेसेस पे डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के, तो उनके लिए सेम लाइसेंस को इशू किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 में मेंशन किया गया है कि इफ द आर्टिकल ऑफ फूड आर मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड और सोल्ड और exhibited for sale different premises situated in the more than one area, separate applicants shall be made and separate license shall be issued in respect of such premises not falling with the same area। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो अगर कोई बहुत दूर दूर कोई फूड बिजनेस है, अगर वो सेम एरिया में नहीं है, सेम रीजन में नहीं है, सेम पिन कोड एरिया में नहीं है,
दूर दूर है, तो उनके लिए यहाँ पर डिफरेंट लाइसेंस इशू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड लाई टू द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अगर जो लाइसेंस के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को, तो उस केस में ये क्या कर सकता है, अपनी अपील कर सकता है किसके सामने, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के सामने। अ लाइसेंस अनलेस सस्पेंडेड और कैंसिल्ड आइदर शैल बी इन फोर्स फॉर such period as may be specified by the regulation, provided that if an applicant for a renewal of a license is made before the expiry of the period of validity of the license shall continue to be forced until order are passed on the application। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लाइसेंस अनलेस सस्पेंडेड और कैंसिल्स अर्लियर शैल बी इन फोर्स फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। यानी कि जो लाइसेंस होता है, अगर किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर ने कोई लाइसेंस लिया है, वो तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि उसकी जो भी समय अवधि होगी, जिस टाइम के तक के लिए उसने मान लिया 1 साल के लिए लिया है या फिर 4 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए, मैक्सिमम आप देखोगे जो लाइसेंस होता है 1 to 5 ईयर तक का वैलिड होता है, ठीक है। तो जो लाइसेंस जो लिया गया है, अगर उसको बीच में सस्पेंड या फिर कैंसिल नहीं किया गया है, तो वो पूरा अपने उस टाइम तक वैलिड रहेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एन एप्लीकेटेंट फॉर अ रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस इज मेड बिफोर द एक्सपायरी, अगर जो उसका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है उससे पहले अगर जो एप्लीकेंट होगा यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर होगा, वो क्या करेगा, अगर रिन्यूअल करने के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर देता है, तो उसका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा और वो फिर चलता रहेगा जब तक कि नया कोई नोटिस नहीं आ जाता है। जब तक का उसका रिन्यूअल टाइम जो भी होगा, जितने टाइम के लिए वो रिन्यू कराएगा, उसके बाद वो उतने टाइम तक वो चलता रहेगा। फिर क्या है, द लाइसेंस सेल सबसिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिसीज्ड a person representative or any other member of his family until the expiry of। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि द लाइसेंस सेल सबसिस्ट फॉर, यानी लाइसेंस जो है, जो उसके बेनिफिट्स हैं तब तक मिलते रहेंगे। यहाँ पर डिसीज का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मृतक होगा, डिसीज्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि मृतक होगा, जो पर्सन, अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, और एनी अदर जो मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अगर उसकी फैमिली का कोई मेंबर है तो उसको तब तक कि इसके लाइसेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे। कब तक मिलते रहेंगे, द पीरियड ऑफ 3 मंथ बिगिनिंग विथ हिज डेथ। यानी कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर था या फिर जो पर्सन था जो बिजनेस कर रहा था, अगर उसकी डेथ हो जाती तो 3 महीने तक, जो उसकी डेथ है उससे 3 महीने तक उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके फैमिली मेंबर या फिर रिप्रेजेंटेटिव को मिलते रहेंगे। सच लॉन्गर पीरियड एज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर में अलाउ। अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर इस टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहता है तो उस केस में भी उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद में हमारे सामने आता है सेक्शन नंबर 32। अब सेक्शन नंबर 32 को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले इस वाली क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, और पूरे जो फूड लॉ है उसको एटलीस्ट चैप्टर नंबर 7 जो है, उस पूरे चैप्टर नंबर 7 को आप एक बार पढ़ लेना, जिससे आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।